हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज हम फिर से उपस्थित हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। हमने ज्योग्राफी हम शुरू कर चुके हैं। हमने ज्योग्राफी में चैप्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जो इस वाले चैप्टर में हमने इसके परिचय के बारे में जाना था, फिर हमने स्थल मंडल, जल मंडल के बारे में जान लिया था। और आज शायद ये वाला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, अंतिम वीडियो है। आज हम इसमें वायुमंडल और जीवमंडल के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इसमें एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। तो हमने जल मंडल, स्थल मंडल के बारे में पढ़ लिया था और आज शुरू करते हैं वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को। तो पहले तो जैसे कि ये शब्द है एटमॉस्फेयर, यानी कि ये एक ग्रीक शब्द एटमॉस से बना है। ये ग्रीक शब्द एटमॉस से बना है, ये वायुमंडल। तो पृथ्वी के चार जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैस की परतें जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को घेरे हुए हैं। जो पृथ्वी के जो चारों ओर स्थित गैस की परतें जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को घेरे हुए हैं। लेयर्स ऑफ गैसेस दैट एनवेलप अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। और 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि जो स्थल है, जो पृथ्वी का जो तल है, वहाँ वहाँ से 1600 मीटर किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो एरिया है वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। वायुमंडल का संगठन देखें के, यानी कि वायु कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आयतन के अनुसार, यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत कौन सी गैस है ये देखें तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है, सबसे ज़्यादा जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, वो 78.08% है। और जो सेकंड नंबर पर है वो है ऑक्सीजन, जो कि 20.95% है, यानी कि लगभग 21% है। और इसी में जो तीसरे नंबर पर है वो है ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पर ऑर्गन है। ये बहुत को पता नहीं होता है। ये तीसरे नंबर पर ऑर्गन है जो कि 0.93% है, यानी कि लगभग 1%। और इसी प्रतिस्पर्धा में जो चौथे नंबर पर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और बाकी की और गैसें हैं जो कि अल्प मात्रा में हैं। जो और गैसें हैं वो है हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन आदि। तो ये सब गैसें हैं जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और ये देख सकते हो आपकी सबसे ज़्यादा जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ये सारणी के माध्यम से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, इनकी N2, जो कि 78.08% पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन O2 जो 20.95% पाई जाती है। ऑर्गन ऑर्गन जो 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि 0.036%। नियोन नियोन 0.002%। हीलियम 0.0005%। और क्रिप्टॉन 0.001%। जेनॉन 0.00009%। और हाइड्रोजन 0.00005%। तो दोस्तों ये वायुमंडल में जो आयतन के अनुसार जो गैसें पाई जाती है उसके क्रम में है ये, यानी कि कौन सी गैसें कितनी ज़्यादा पाई जाती है। ये इसको देख सकते हो पाई चार्ट में दर्शाया गया है। जो 78.08% भाग है वह नाइट्रोजन का है। 20.95% भाग, ये 20.95% भाग ऑक्सीजन का है। और बाकी गैसें ऑर्गन 0.93%, जेनॉन 0.00000 ये है। और नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी सब गैसों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया गया है। ये देख सकते हो, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो ये परत बनी हुई है जो कि सूर्य की किरणों से रक्षा करती है। तो फिर आती है ऑक्सीजन।
हमारे वायुमंडल में एक गैस है ऑक्सी जो कि चौथे नंबर पर, जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसों में चौथे नंबर पर आती है, वो है ऑक्सीजन, जो कि 0.003% पाई जाती है। और इस ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो है सांस लेने के लिए, यानी कि हम सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ब्रेथ ऑफ लाइफ। तो दोस्तों ये 78% है जो ये नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन के काम में आती होगी, आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों ये प्राणियों की वृद्धि के लिए हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्राणी होते हैं उनकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस उपयोगी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बना हुआ है, जो पृथ्वी गर्म रहती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं। और वायुमंडल की संरचना के बारे में जाने तो वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये आप छोटी क्लासों में, छठी क्लास में पढ़ चुके हो कि ये जो वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। और जो 5 जो परतें हैं वो है शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर, मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर, फिर है ताप मंडल यानी थर्मोस्फेयर, इसे आयन मंडल भी कहते हैं। फिर है बाह्य मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर। तो ये 5 मंडल है। पृथ्वी को वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये देख सकते हो इस प्रकार से। सबसे नीचे नीचे वाला जो जहाँ पर वायुमंडल होता है उसे शोभ मंडल कहते हैं, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। अब जानते हैं वायुमंडल में घनत्व के बारे में। तो वायुमंडल में घनत्व डेंसिटी इन एटमॉस्फेयर। तो ऊपर की ओर जाने पर घनत्व घटता है, ऊपर की ओर जाने पर घनत्व घटता है और सर्वाधिक समुद्र तल पर होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि वायु सबसे ज़्यादा समुद्र तल पर पाई जाती है। और पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी कि जब ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पर वायु का घनत्व कम होता है, और वो यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी कम होगी। इसलिए जो पहाड़ों पर जो रहने वाले जो लोग होते हैं, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ पर जाता है तो उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। और वायुमंडल में तापमान की बात करें तो ऊपर की ओर जाने पर घटता है। जो टेम्परेचर होता है वो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। और वायुमंडलीय दाब को देखें तो वायु द्वारा सतह पर जो बल लगाया जाता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो वायु द्वारा सतह पर लगाया गया बल वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है वायुमंडलीय दाब। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वायुमंडलीय दाब हर जगह सेम ही हो, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, जैसे कि आपको पता है कि ये वायुमंडलीय दाब अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग होता है। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब है और किसी क्षेत्र में कम वायुमंडलीय दाब है। तो वायु क्या है कि ज़्यादा वायुमंडलीय दाब से कम वायुमंडलीय दाब की तरफ प्रवाहित होती है, कम वायुमंडलीय दाब की तरफ जाती है। और पवन किसे कहते हैं? तो जो गतिशील जो वायु होती है, जो चलती हवा होती है, उसे मूविंग एयर होती है, उसे पवन कहते हैं, इनकी वाइंड कहते हैं। तो दोस्तों अब हम जलमंडल के बारे में भी जो बात करनी थी, जो हमें जानना था, वो हम जान चुके हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं इस वाले जो ये चैप्टर है, जो ये अध्याय है, इसके अंतिम पड़ाव की तरफ, इसका जो आखिरी टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है उसकी तरफ, और वो है जीव मंडल। तो अब हम बढ़ चुके हैं जीव मंडल की तरफ, यानी कि बायोस्फीयर की तरफ। तो जो जीव मंडल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही साढ़े चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि ये जो स्थल मंडल
स्थल मंडल, वायुमंडल और जो जल मंडल है, तीनों के जो बीच की जो कड़ी होती है उसे जीव मंडल कहते हैं। तो अपने स्थल मंडल और जल मंडल को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, और आज हमने वायुमंडल के बारे में जाना, और अब हम जानने वाले हैं जीव मंडल। तो बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे। तो ये भी एक ग्रीक शब्द बायोस से बना है। तो स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग जहाँ जीवन मौजूद है, स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग जहाँ जीवन मौजूद है, उसे जीव मंडल कहते हैं। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत यानी कि जो बायोस्फीयर है, इसके दो भाग है। एक तो जंतु जगत है यानी कि एनिमल किंगडम है, और एक पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पृथ्वी पर टेम्परेचर बना रहता है, और तो इसकी वजह से अभी कुछ प्रभाव भी झेलने पड़ रहे हैं। वो है कि इसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। There is a need to limit the use of resources of Earth to maintain the natural balance between lithosphere, atmosphere and hydrosphere। ये देख सकते हो कि किस प्रकार से होता है बायोस्फीयर। जो एक तो एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल है, एक तरफ हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल है, और एक तरफ लिथोस्फीयर है जो कि क्रस्ट और मेंटल वाला भाग होता है, ये यानी कि स्थल मंडल है। और ये तीनों के जो बीच की जो कड़ी होती है, जो तीनों की से जो मिलकर जो बनता है, जो जोन ऑफ द लाइफ है, वही बायोस्फीयर है। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में पहले तो हमने जाना था वायुमंडल के बारे में, और अब हमने जीव मंडल के बारे में जान चुके हैं। हाँ, जीव मंडल के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इतनी ही जानकारी सीमित है जीव मंडल के बारे में। तो ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप इस वाले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा, और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।